हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू यू APS ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मुद्रा की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में चर्चा की थी, आज मैं उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए जो दोस्तों चर्चा करूंगा वो आज का टॉपिक होगा मुद्रा का विकास एवं अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका के बारे में। तो साथियों, हम बात करें मुद्रा के कार्यों की, तो मुद्रा के जो कार्य हैं उन कार्यों में हम अनेक तथ्यों को शामिल करेंगे, जिसमें साथियों पहला होगा विनिमय का माध्यम। मुद्रा का पहला कार्य क्या होता है? विनिमय का माध्यम। और साथियों, मैं आपको विनिमय के बारे में पहले बता चुका हूं। जो विनिमय होते हैं वो मेरे साथियों दो व्यक्तियों के बीच वस्तु सेवाओं का क्या होता है? आदान प्रदान। जैसा कि मैंने कहा था, जब वस्तु और सेवाओं का मुद्रा या फिर दोस्तों वस्तु और सेवाओं के बदले किए जाने वाला लेन देन क्या कहलाता है दोस्तों? विनिमय कहलाता है। सीधा सा कारण है दोस्तों, माना कि ए नामक व्यक्ति को वी नामक व्यक्ति से कोई वस्तु परचेज करनी है, तो साथियों वस्तु जो परचेज की जाएगी वो वस्तु परचेज करने के बदले में, माना कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति से कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो खरीदने के लिए ए व्यक्ति को बी को कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो भी ए व्यक्ति को उस वस्तु को देगा। जैसा कि हमने पढ़ा कि विनिमय के अनेक माध्यम हुआ करते थे। पहले वस्तु विनिमय हुआ करता था, उसके बाद धातु विनिमय हो गया, उसके बाद मुद्रा विनिमय या पत्र विनिमय आया। लेकिन साथियों, जब लेन देन हो रहे हैं, चाहे वो वस्तु के माध्यम से हो रहे हैं, या मैं कहूँ कि वस्तु के बदले में वस्तु दी जा रही है या वस्तु ली जा रही है, तो भी साथियों वो विनिमय है। लेकिन हम जो सिर्फ बात कर रहे हैं दोस्तों, वो कर रहे हैं मुद्रा के कार्यों की, कि मुद्रा के कार्य क्या हैं। तो मेरे भाइयों, जो ए व्यक्ति बी व्यक्ति से जो वस्तु खरीदना चाहते हैं, उस वस्तु की कीमत इसे क्या करनी होगी? बी को अदा करनी होगी। अदा कौन करेगा? ए व्यक्ति। किसको देगा दोस्तों? बी को। तो इन दोनों के बीच में जो आपसी कम्युनिकेशन हुआ, आपसी वस्तुओं का लेन देन हुआ दोस्तों, किसके माध्यम से हुआ? मुद्रा के माध्यम से। वी व्यक्ति अपनी वस्तु को
ए व्यक्ति को तभी देगा जब ए व्यक्ति उस वस्तु की उचित मात्रा में क्या देगा, कीमत देगा। जब उचित मात्रा में जो कीमत दी गई तो साथियों वो कीमत किसमें, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा का पहला जो कार्य हुआ दोस्तों वो हुआ विनिमय का माध्यम, अर्थात जो वस्तुओं का, सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो आदान प्रदान हो रहे हैं, उन सबके बीच जो बिचौलिया का कार्य कर रहे हैं दोस्तों, जो माध्यम का कार्य कर रहे हैं, वो कौन कर रही है दोस्तों, मुद्रा। इट इज ओके। ऐसे ही दोस्तों मैं दूसरे कारण की चर्चा करूं तो दूसरा कारण होगा दोस्तों खाते की इकाई। या साथियों मैं ऐसे कह सकता हूं मूल्य का मापक। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, मुद्रा के कार्यों की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कौन से कारण के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से कार्य के बारे में, खाते की इकाई माना जाते हैं, या फिर दोस्तों मैं कहूं मूल्य का क्या माना चाहते हैं, मापक माना चाहते हैं। तो इस पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, मूल्य का मापक। माना कि हमारे पास x, y, z ये तीन वस्तु की कैटेगरियां हैं, वस्तुओं के वर्ग हैं। लेकिन साथियों ये तीनों जो अलग अलग वस्तु हैं, इनकी जो इकाई है दोस्तों वो इकाई तो तीन हो गई, लेकिन इनका मूल्य नहीं हुआ है अभी। इसका मूल्य इन सभी का एक तो नहीं होगा, जब अलग अलग वस्तु तो इनका मूल्य भी अलग अलग होगा। लेकिन मूल्य किसके आधार पर निर्धारित किया गया, मुद्रा के आधार पे। किसके आधार पे दोस्तों, मुद्रा के आधार पर। माना कि x वस्तु की कीमत 50 रुपये आंकी गई, y व्यक्ति की कीमत 60 रुपये और z की कितनी है, 70 रुपये। तो साथियों इकाई तो ये हो गई इसकी, उस वस्तु की इकाई तो ये हो गई x, y, z। लेकिन इस मूल्य का जो मापक है, ये मापक किसने निर्धारित किया, मुद्रा ने। कि x वस्तु के लिए जो हमें मुद्रा देनी पड़ेगी, जो हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, वो कितने रुपए, 50। अगर हमें y परचेज करनी है तो हमें 60 रुपये, अगर हमें z परचेज करनी है तो कितने रुपए, 70 रुपये। इसलिए साथियों मुद्रा को खाते की क्या माना चाहते हैं, इकाई माना चाहते हैं, या कह सकते हैं मूल्य का क्या माना चाहते हैं, मापक। ऐसे ही मैं तीसरे कारण की चर्चा करूं दोस्तों, विलंबित भुगतानों का मानक। विलंबित भुगतानों का जो मानक है दोस्तों, विलंबित भुगतानों के मानक का मतलब है, विलंब का मतलब हुआ दोस्तों देरी से। जब साथियों मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कोई ना कोई दुकानदार तो ऐसा मिल ही जाता है दोस्तों, या ऐसा कोई ना कोई दुकानदार तो होता ही है जो हमें बहुत भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन साथियों हम उस व्यक्ति से कोई वस्तु परचेज करते हैं, खरीदते हैं, लेकिन उस समय हमारे पास क्या नहीं होता, पैसा नहीं होता।
तो वो व्यक्ति अगर हमें जानता है, वो हमसे बखूबी रूप से परिचित है, तो साथियों वो हमें उधार वस्तु देने की क्या रखेगा, क्षमता रखेगा। तो मेरे भाइयों, माना कि हमने इस दुकानदार से कोई वस्तु परचेज कर ली, और इसके लिए हमने कहा कि भाई तुझे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। तो साथियों वस्तु हमने पहले परचेज की, लेकिन हमने उसे पैसा कब दिया दोस्तों, 1 महीने बाद देने का करार किया। तो जब हम देरी से भुगतान कर रहे हैं दोस्तों, हम देरी से क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो वो भुगतान क्या हुआ, विलंबित भुगतान हुआ। लेकिन दोस्तों ये सुविधा हमें किसने दी, मुद्रा ने। ये सुविधा हमें किसने दी दोस्तों, मुद्रा ने दी। क्या वस्तु विनिमय में ऐसा हो सकता था? वस्तु विनिमय को हम लेके देखें, माना कि दोस्तों एक X नामक व्यक्ति और दूसरा Y नामक व्यक्ति, इट इज ओके। तो X व्यक्ति जो है, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये अपना घोड़ा बेचना चाहते हैं, और घोड़ा बेचकर क्या खरीदना चाहता है दोस्तों, भेड़। जबकि साथियों जो Y व्यक्ति है, ये अपनी भेड़ क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है, और खरीदना क्या चाहता है, घोड़ा। तो ये घोड़ा बेचकर क्या खरीदेगा दोस्तों, भेड़, और ये घोड़ा बेचकर क्या खरीद रहा है दोस्तों, भेड़ खरीद रहे हैं, और ये भेड़ बेचकर क्या खरीदना चाहते हैं, घोड़ा। मेरी बात पे गौर फरमाइएगा साथियों। क्या ऐसे अनुबंध हो सकते हैं कि X व्यक्ति कहे कि भाई तू अपनी भेड़ मुझे दे दे और मैं तुझे 5 या 4 महीने बाद अपना घोड़ा दे दूंगा? तो क्या ये जो वस्तु है, अर्थात जो X व्यक्ति है, ये X व्यक्ति इस Y व्यक्ति से भेड़ खरीद पाएगा? ऐसी स्थिति में दोस्तों जो विलंबित भुगतान होते हैं, इस विलंबित भुगतान का जो दायरा होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त। या मैं ऐसे कहूं कि Y व्यक्ति ये कहे कि भाई मुझे तेरा घोड़ा दे दे और मैं तुझे कुछ वर्ष बाद तेरा घोड़ा वापस लौटा दूंगा। तो क्या वो व्यक्ति अपने घोड़े को देगा? नहीं देगा दोस्तों। लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि हम किसी भी वस्तु को खरीद लें, उसका जो मूल्य है वो पहले निर्धारित कर लिया जाते हैं, और मूल्य निर्धारित करने के बाद उसको, उस वस्तु को कुछ समय के लिए मतलब उधार बेच दिया जाते हैं। उस अनुबंध के अनुसार फिर वो क्या दिया जाता है, उसे पैसा दिया जाता है। अर्थात एक वस्तु जो बेची गई उसका मूल्य तो पहले ही निर्धारित हो गया, लेकिन साथियों उसका जो मूल्य अदा किया गया वो कुछ समय बाद किया गया। और ऐसे भुगतान को दोस्तों स्थगित भुगतान भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्थगित भुगतान की मैं बात करूं दोस्तों, तो कौन से होते हैं स्थगित भुगतान? जो भुगतान तत्काल
ना करके भविष्य के लिए टाल दिए जाते हैं। ऐसे भुगतानों को स्थगित या दोस्तों विलंबित भुगतान कहते हैं। आगे मैं चर्चा करूं दोस्तों चौथे कार्य के बारे में, और चौथा कार्य है मूल्य का भंडारण। किसका भंडारण दोस्तों? मूल्य का भंडारण। और जो मूल्य का भंडारण है ये किस प्रकार से उपयोगी है दोस्तों? मूल्य के भंडारण के बारे में जब बात करें हम साथियों, तो मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं का भंडारण कर सकते हैं, या फिर मैं साथियों ऐसे कहूं कि एक व्यक्ति अपनी बचत का जो कुछ भाग शेष रखता है या बचाता है दोस्तों, मैं ऐसे कहूं कि एक व्यक्ति अपनी बचत का जो भाग अपने पास रखता है दोस्तों, वो क्या है? भंडारण है दोस्तों। वो क्या है? भंडारण है। माना कि हम 50,000 रुपये मंथली कमाते हैं दोस्तों, लेकिन हमारी जो ज़रूरतें हैं वो लगभग 25,000 रुपये पर मंथ में क्या हो जाती हैं? पूरी हो जाती हैं। तो शेष हमारे पास बचा 25,000 रुपये। क्या इस पैसे को अगर हम स्टोर करके रख लें तो क्या यह पैसा खराब हो जाएगा? क्या यह पैसा खराब हो जाएगा? क्या नहीं होगा मेरे भाइयों। लेकिन अगर इसको हम वस्तु विनिमय पे अप्लाई करके देखें तो नहीं होगी। माना कि हमारे पास सौ क्विंटल गेहूँ है दोस्तों, और हम जो अपनी ज़रूरत के लिए उपयोग में ले सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 20 क्विंटल। तो हमारे पास अधिशेष वस्तु कितनी रही मेरे भाइयों? 80 क्विंटल रही। तब हम इस 80 क्विंटल को कुछ समय के लिए तो भंडार करके रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते। अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक इसको स्टोर करके रखेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो रोग कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो क्या हो जाएंगे? लग जाएंगे, जिसके कारण ये कुछ समय बाद अनाज क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, जो उपभोग के योग्य नहीं बचेगा। लेकिन क्या मुद्रा को हम 10, 15, 20 साल अगर सेव करके रखें तो क्या मुद्रा खराब हो जाएगी हमारी? नहीं होगी। लेकिन क्या हम 10, 15, 20 साल गेहूँ को स्टोर करके रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ये किसने हमें सुविधा प्रदान की दोस्तों? मुद्रा ने। ऐसे ही मैं अगले कारण के बारे में बात करूं तो मेरे भाइयों वो अगला कारण होगा मुद्रा के अन्य कार्य, या फिर दोस्तों मैं ऐसे कहूं अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अनेक प्रकार से क्या होती है दोस्तों? भूमिका होती है।
अब दोस्तों मुद्रा का हमारी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान रहता है, तो इसके बहुत सारे कारण होंगे दोस्तों। जैसे कि मैं बात करूं, जो दोस्तों मुद्रा है, इस मुद्रा के माध्यम से मूल्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा सकता है। किसके माध्यम से? मुद्रा के माध्यम से। मुद्रा के माध्यम से दोस्तों हम आगे मैं बात करूं, मुद्रा के माध्यम से हम एक उद्योग से दूसरे उद्योग में पूंजी का आसानी से क्या कर सकते हैं? स्थानांतरण कर सकते हैं। आगे मैं दोस्तों बात करूं, मुद्रा ने साख की सुविधा प्रदान की है। साख की सुविधा किस प्रकार से दोस्तों? मुद्रा में जो बचतकर्ताओं की बचत होती है, उस बचत को जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद इस राशि को उन व्यक्ति या ज़रूरतमंद जो व्यक्ति होते हैं, जिन्हें ऋण की क्या होती है ज़रूरत, ऐसे व्यक्तियों को क्या कर दिया जाते हैं? सप्लाई कर दिया जाता है, जिसका कार्य मुख्य रूप से कौन करते हैं दोस्तों? बैंकें करती हैं। आगे हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि मुद्रा की हमारी अर्थव्यवस्था में भूमिका किस प्रकार से होती है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों, जिसके कारण हमें सुविधाएं होती हैं, या जो सुविधाएं हमें किसने दी हैं? मुद्रा ने हमें मुहैया कराई है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो ऐसे भी कह सकते हैं, मुद्रा के माध्यम से श्रम का विभाजन संभव हो पाया। मैं बात करूं, मुद्रा ने विशिष्टीकरण की सुविधा प्रदान की। आगे मैं बात करूं दोस्तों, मुद्रा के माध्यम से निवेशकर्ता जो होते हैं, के निवेशों में वृद्धि की गई। आदि बहुत से ऐसे कारण होंगे दोस्तों, जिनकी वजह से हमें हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आगे मैं बात करूं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण वर्णों के बारे में। विशिष्टीकरण किसे कहते हैं? तो दोस्तों विशिष्टीकरण तब घटित होता है जब
एक आर्थिक संसाधन द्वारा विशिष्ट वस्तु और सेवाओं का क्या किया जाता हो, उत्पादन किया जाता हो। तो इसे कहते हैं दोस्तों विशिष्टीकरण। क्या समझे दोस्तों? विशिष्टीकरण तब घटित होता है जब एक जो संसाधन है, एक जो हमारे पास आर्थिक संसाधन होते हैं, उस संसाधन के द्वारा हम विशिष्ट वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्टीकरण कहते हैं। ऐसे ही मैं वर्ड की बात करूं मेरे भाइयों, ऐसा ही एक वर्ड हमने काम में लिया था, वो था दोस्तों निवेश। तो दोस्तों निवेश कहते हैं, वैसे तो साथियों निवेश का शाब्दिक अर्थ खर्चे होते हैं, हम निवेश को खर्च कहते हैं दोस्तों, लेकिन इसको डिफाइन करें तो इसका तात्पर्य है ऐसे व्यय से है जो अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन संपदा के स्टॉक में क्या करता हो दोस्तों, वृद्धि करता हो। ऐसे साथियों और बहुत सारे कारणों के बारे में हम पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, जो किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों। अंतिम बिंदु था मुद्रा के अन्य कार्यों, या फिर मैं ऐसे कहूँ दोस्तों अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका के संबंध में। मित्रों अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। मित्रों अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा बचत एवं साख। साथियों में बचत और साख की डेफिनेशन की तो बाद में बात करूंगा, क्योंकि अभी हम बचत को तो समझ पाएंगे लेकिन साख को नहीं समझ पाएंगे। इसकी अवधारणा को समझने के लिए हमारी पुस्तक में कुछ उदाहरण एग्जाम्पल दे रखे हैं दोस्तों। पहले हमें उन एग्जाम्पलों के बारे में अध्ययन करना होगा। जैसा कि मैं बात करूं दोस्तों, फर्स्ट जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उस एग्जाम्पल में बताया गया दोस्तों कि एक युवा व्यक्ति, जिसका नाम क्या है मेरे भाइयों, पंकज, इसके परिवार में और कौन रहते हैं दोस्तों, माता पिता रहते हैं। कौन कौन रहते हैं दोस्तों, माता पिता रहते हैं और साथियों इसका एक भाई और एक बहन। तो मैं बात करूं दोस्तों टोटल कितने सदस्य रहते हैं एक परिवार में, 5 सदस्य। इसके जो पिताजी हैं साथियों, जो कार्य करते हैं वो कृषि कार्य करते हैं। माता गृहिणी है दोस्तों, घर के कार्य में बिजी रहती है। इसका एक भाई और एक बहन,
ये दोनों इससे छोटे हैं जो कि अभी अध्ययनरत हैं। लेकिन साथियों पंकज जो है इसने एक उच्च संस्थान से, या हम कह सकते हैं एक अच्छे संस्थान से क्या प्राप्त की है दोस्तों, शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा भी कौन सी प्राप्त की दोस्तों, व्यावसायिक शिक्षा। जब इसने दोस्तों व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की तो ये भी शेयर है या ये भी जरूरी है कि इसे बाजार की अच्छी समझ होगी, इसे बाजार की अच्छी समझ भी है। इसके पास व्यवसाय के अनेक विकल्प भी हैं। और व्यवसाय की अच्छी समझ भी है दोस्तों। या मैं कह सकता हूं कि एक जो व्यवसायी होते हैं उस व्यवसाय में जो योग्यताएं होती हैं मैनेजमेंट की, वो सभी व्यवस्थाएं या वे सभी विशेषताएं किसमें हैं दोस्तों, पंकज में है। लेकिन फिर भी पंकज अपना खुद का व्यवसाय डालने में असमर्थ हैं, क्योंकि साथियों पंकज के पास जो आय है दोस्तों वो आय कैसी है, सीमित। क्योंकि इनके जो पिताजी हैं वो कृषि कार्य में कार्यरत हैं और कृषि से इतना ही कमा पाते हैं कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर सकें। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाते हैं। तो साथियों मैं ऐसे कहूँ कि जो पंकज है उस पंकज को व्यवसाय स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता है। और धन हमें कहाँ से मिलेगा दोस्तों, धन का हमारे पास एक ही विकल्प है। वो विकल्प क्या है कि हम क्या लें, ऋण। इसे अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता है दोस्तों, धन की आवश्यकता है। और जब धन की आवश्यकता है तो इस धन की पूर्ति कहाँ से करेगा दोस्तों, ऋण लेके करेगा। फिर समस्या ये आती है कि इसे ऋण देगा कौन। अगर ये ऋण प्राप्त करना भी चाहता है तो कहाँ से प्राप्त करेगा, किस प्रकार से प्राप्त करेगा, कौन इसे देगा, फिर इसे कैसे चुकाना होगा, इन सब के बारे में सोचना पड़ता है। पहले अनुबंध होता है दोस्तों। आगे की चर्चा हम यही छोड़ते हैं कि इसे कैसे धन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। अगले में एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, सेकंड जो उदाहरण दे रखा है एग्जाम्पल, वो दे रखा है दोस्तों संजय नामक व्यक्ति है दोस्तों। कहाँ का रहने वाला है दोस्तों, झुंझुनू में। झुंझुनू में कौन सा गांव है दोस्तों, राजपुरा गांव का। अगर मैं पंकज की बात करूं दोस्तों तो ये राजस्थान के कौन से ज़िले में रहते हैं, सीकर ज़िले में। और सीकर ज़िले में कौन सा गांव है, कटराथल। ये भी परिवार के 5 सदस्य हैं दोस्तों। कितने सदस्य हैं, 5। लेकिन इसके माता पिता जो हैं मेरे भाइयों वो वृद्ध हैं, और वृद्ध होने के कारण इन्हें अपनी जो आय है उस आय का अधिकांश भाग माता पिता की बीमारी पर भी क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ते हैं। इसके पास कितना, 2 हेक्टेयर खेत है दोस्तों। कितना खेत है, 2 हेक्टेयर खेत है।
और 2 हेक्टेयर जो खेत है दोस्तों उससे इतना पैदा नहीं हो पाता जितना कि इसे अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अर्थात इसकी आय तो कम है और खर्चे कैसे हैं ज़्यादा दोस्तों। तो अपने मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसे किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों? धन की आवश्यकता होगी। और धन दोस्तों इसे किसके माध्यम से मिलेगा? ऋण के माध्यम से। 2 उदाहरण पढ़े हमने, एक पंकज का और दूसरा संजय का। पंकज अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में तो सक्षम है, लेकिन एक ऊर्जावान व्यक्ति होने के कारण, एक अच्छा शिक्षित होने के कारण, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के कारण वो एक अपना खुद का निजी व्यवसाय डालना चाहता है, लेकिन उस निजी व्यवसाय को डालने के लिए उसके पास किसका अभाव है? धन का अभाव है दोस्तों। किसका अभाव है? धन का अभाव है। और वो धन का अभाव कहाँ से खत्म होगा दोस्तों? ऋण के माध्यम से। और ऐसे ही कंडीशन इसकी है दोस्तों, ये भी परिवार के 5 सदस्य हैं। इनके माता पिता वृद्ध होने के कारण इन्हें अपनी आय का अधिकांश भाग किस पे खर्च करना पड़ते हैं? माता पिता की बीमारी पर खर्च करना पड़ते हैं। इसके पास जो खेत है वो कितने हैं दोस्तों? 2 हेक्टेयर हैं, जिससे वो अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा, अपने और अपने परिवार की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में भी कैसा है? असमर्थ। अब ऐसे एक दोस्तों तीसरे उदाहरण की बात करूं मैं। तीसरा जो एग्जाम्पल दे रखे हैं दोस्तों वो तीसरे हैं नितेश और इसकी पत्नी। जिसका नाम क्या है दोस्तों? चांदनी। नितेश एक बैंक कर्मी है, जबकि इसकी पत्नी एक अध्यापिका है। ये कहाँ रहते हैं दोस्तों? जयपुर में। परिवार के 2 ही सदस्य हैं, नितेश और उसकी पत्नी चांदनी। नितेश बैंक में कार्य करते हैं, चांदनी एक अध्यापिका है। तो दोस्तों ये अपनी आय जो है उस आय का एक बहुत कम हिस्सा, अपनी आय का एक बहुत छोटा हिस्सा ही क्या कर पाते हैं? खर्च कर पाते हैं। तो शेष जो बचा हुआ हिस्सा है दोस्तों वो इनकी क्या कहलाएगी? बचत। माना कि दोनों मिलकर 80,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं और इन दोनों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो लगभग 15 या 20,000 रुपये में क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है दोस्तों। कितना शेष बचा है इसके पास? 60,000 रुपये शेषफल बचा, शेष राशि बची। तो शेष राशि जो बची वो क्या कहलाएगी दोस्तों? बचत। बचत तो आपको समझ में आई। तब मेरे साथियों इन हम उदाहरणों के बलबूते समझने की कोशिश करेंगे कि साख क्या है। तो देखिए साथियों, अगर हमें साख को समझना है तो हमें इन तीनों से, जो तीनों हमारे पास एग्जाम्पल है, इनको एक दूसरे से जोड़कर देखना होगा। स्थिति फर्स्ट जो थी कंडीशन और कंडीशन सेकंड, इन दोनों में दोस्तों पंकज को भी ऋण की आवश्यकता है और संजय को भी ऋण की आवश्यकता है। लेकिन तीसरी स्थिति में इनको ऋण की आवश्यकता है क्या? नहीं है दोस्तों। ये ऋण किसी को दे सकते हैं। इनके पास अधिशेष राशि है, इनकी बचत अधिक है, लेकिन साथियों इनकी जो गाड़ी कमाई है या उस कमाई को ये बिना किसी व्यक्ति को जाने पहचाने दे देंगे। माना कि दोस्तों पी नामक व्यक्ति एक जेड नामक व्यक्ति से मिला, और वो मिला भी कब? पहली बार दोस्तों। पी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास
या हम कह सकते हैं धनाढ्य व्यक्ति है, और जेड जो व्यक्ति है इसे किसकी आवश्यकता है दोस्तों? ऋण की आवश्यकता। पी और जेड पहले कभी आपस में नहीं मिले थे। जेड को कहीं से पता चला कि तुझे ऋण पी से मिल सकते हैं। ये सीधा पी के पास गया, इसने कहा कि भाई मुझे 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो भी मुझे धन की आवश्यकता है। तो क्या दोस्तों पी इस जेड को पैसा दे देगा? क्या इसको ऋण देगा? कभी नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि ये पी व्यक्ति जेड को जानता ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों पी व्यक्ति जेड को जानता ही नहीं है कि इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, ये मेरे पैसे को लेकर वापस देगा भी या नहीं देगा, इसका फीडबैक क्या है, ये क्या कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, इन सब के बारे में क्या इसको पता है? नहीं पता है दोस्तों। और पी को नहीं पता है, इसलिए पी को अपनी जो गाड़ी कमाई है उस कमाई को खोने के डर के कारण वो जेड से क्या कर देगा? मना कर देगा दोस्तों। तो यही कंडीशन यहाँ है दोस्तों। पी हम किसको मान लेते हैं? नितेश को मान लेते हैं, और जेड हमने किसको मान लिया? पंकज और संजय को। पंकज और संजय की जरूरतों को नितेश पूरा तो कर सकता है, लेकिन दोस्तों नितेश ना तो पंकज को जानता है और ना संजय को जानते हैं। नितेश ना तो पंकज को जानता है और ना संजय को जानता है दोस्तों। इसलिए नितेश क्या सीधे इनको पैसा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। यही कंडीशन यह है कि पी इस जेड की जरूरतों को पूरा तो कर सकते हैं। जेड में कौन कौन है दोस्तों? पंकज और संजय। जेड की जरूरतों को पी पूरा तो कर सकता है, लेकिन जेड को पी जानता नहीं है, इसलिए वो इसको क्या नहीं देगा? ऋण नहीं देगा। तो साथियों अब इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो जेड को भी जानता हो अच्छी तरह से और पी को भी जानता हो, जिसे हम बिचौलिया कहते हैं। क्या समझे आप दोस्तों? अगर हमें जेड की जरूरतों को पी से पूरा करवाना है तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी, जेड को या पी को, जो इन दोनों के बीच में क्या कर सके? कम्युनिकेशन कर सके, जो जेड को भी अच्छी तरह से जानता हो और पी को भी अच्छी तरह से जानता हो। तो ऐसी स्थिति में पी जो है वो इस व्यक्ति के कहने पे, माना कि यहां हम व्यक्ति मान लेते हैं आर। कौन मान लिया दोस्तों? हमने आर मान लिया। अब आर पी को बहुत अच्छे से जानते हैं और जेड भी आर को बहुत अच्छे से जानते हैं, अर्थात आर एक ऐसा व्यक्ति है जो पी के बारे में भी बहुत अच्छे से परिचित है और जेड के बारे में भी। तो साथियों पी व्यक्ति आर के कहने पर इस व्यक्ति को क्या दे सकते हैं? ऋण। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मध्यस्थ। क्या कहते हैं दोस्तों? मध्यस्थ। लेकिन किसका कार्य किया जा रहा है? वित्त का। किसका कार्य किया जा रहा है? वित्त का कार्य किए जाने के कारण इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? वित्तीय मध्यस्थ। इस व्यक्ति को हम किसके नाम से? वित्तीय मध्यस्थ के नाम से जानेंगे। तो साथियों वित्तीय मध्यस्थ कौन सा व्यक्ति हुआ? वित्तीय मध्यस्थ एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो जमाकर्ताओं की जमाओं को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, और ऋण जो लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनको ऋण क्या करता है? प्रदान करते हैं। पी व्यक्ति जो धन देगा वो जेड को नहीं देगा दोस्तों। किसको देगा? आर को। आर अपनी जिम्मेदारी पर किसको देगा? जेड को। तो वित्तीय मध्यस्थ का कार्य किसने किया? आर ने किया। और आर कौन हुआ? वित्तीय मध्यस्थ। और वित्तीय मध्यस्थ कहते किसे हैं दोस्तों? वित्तीय मध्यस्थ कहा जाता है जो जमाकर्ता। जमाकर्ता कौन हुआ दोस्तों? पी। उसकी जमा को किसने स्वीकार किया? आर ने। और आर ने उस जमा को किसको दे दिया? जेड को। जो
बाजार में जमाकर्ताओं की जमा को या जमा पूंजी को क्या करते हैं, जमा को स्वीकार करते हैं और ऋण जो लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनको क्या देते हैं, ऋण प्रदान करते हैं। क्या समझे दोस्तों आप? तो मेरे भाइयों, साख होगी क्या फिर? साख किसे कहेंगे? तो साख जो होती है दोस्तों, एक वर्ड काम में लिया जाते हैं, साख प्रदान करना। इसका मतलब होता है दोस्तों किसी व्यक्ति को क्या देना, ऋण देना। लेकिन ओनली फॉर मैं साख की बात करूं दोस्तों, तो जब बोलचाल की भाषा में बात करें साख की, किसमें दोस्तों, बोलचाल की भाषा में साख वित्तीय सुदृढ़ता की प्रतिष्ठा को कहा जाता है। जिसके आधार पर ऋणी व्यक्ति को ऋण प्राप्त होता है। माना कि दोस्तों हमने किसी व्यक्ति से, ए नामक व्यक्ति से 15,000 रुपये कर्ज पर लिए, और कर्ज पर लिए कितने दिन के लिए थे दोस्तों, 2 महीने के लिए। किससे लिए, बी से दोस्तों। बी ने कर्ज दिया किसको दोस्तों, ए को। कितने रुपए दिया, 15,000। कितने महीने के लिए दिया, 2 महीने के लिए। लेकिन साथियों किन्हीं कारणों की या किन्हीं परिस्थितियों के कारण ए जो है वो बी की राशि को 2 महीने में वापस नहीं लौटा पाता, और ये 4, 5 या 6 महीने में इस राशि को लौटाने में क्या हुआ, सक्षम हुआ। तो क्या साथियों दोबारा ए को जरूरत पड़ी तो बी पैसा इसको देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि इस व्यक्ति की जो ए है इसकी साख क्या हो चुकी है, खराब। जिस ए व्यक्ति को जरूरत पड़ी तो किसने मदद की दोस्तों, बी ने की। जिस अनुबंध के साथ बी ने ए को पैसा दिया उस अनुबंध के अकॉर्डिंग ए बी को पैसा चुकाने में कैसा रहा, असमर्थ रहा। तो ऐसी स्थिति में ए व्यक्ति की जो साख है वो साख क्या हो जाएगी दोस्तों, धूमिल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आगे दोबारा काम पढ़ने पर दोस्तों जो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति को बी व्यक्ति क्या नहीं देगा, कर्ज नहीं देगा। अगर ऐसा होता कि 2 महीने कहकर जिस अनुबंध पर ए ने पैसा लिया था बी का, उसी अनुबंध के अकॉर्डिंग वो बी का पैसा वापस लौटा देते हैं, तो आगे के लिए दोस्तों बी से कभी भी ये क्या कर सकता था, पैसा ले सकता था, और बी इसको देता। क्यों, क्योंकि इसकी साख कैसी होती दोस्तों, अच्छी। तो ऋण का जो आधार होती है दोस्तों, वो ऋण का आधार क्या होती है, साख होती है। अगर हमारी साख अच्छी है तो हमें ऋण मिलेगा, अगर हमारी साख बुरी है तो हमें ऋण नहीं मिलेगा। समझ में आया दोस्तों?
मैंने कहा दोस्तों 3 एग्जाम्पलों के माध्यम से, एक पंकज होते हैं, दूसरा संजय, दोनों को अपनी ज़रूरतों को या अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। लेकिन ऐसा एक तीसरे व्यक्ति नितेश के बारे में हमने पढ़ा। नितेश के पास बचत अधिक होने के कारण वो एक धनाढ्य व्यक्ति था जो संजय और पंकज दोनों की आवश्यकताओं को क्या कर सकता था, पूरा। लेकिन संजय और पंकज को कौन नहीं जानता है, नितेश नहीं जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा पी और कौन है, जेड। पी किसके लिए आया, माना कि पी कौन है, नितेश है, और जेड कौन है, पंकज और संजय। पी संजय को नहीं, पी जो नितेश है वो पंकज और संजय को नहीं जानता दोस्तों। जब नितेश पंकज और संजय को नहीं जानते हैं तो ऐसी स्थिति में वो अपनी जो मेहनत की कमाई है उस मेहनत की कमाई को भी पैसे नहीं देगा। तो इन दोनों के बीच आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए दोस्तों किसकी ज़रूरत है, मध्यस्थ की ज़रूरत है। और मध्यस्थ कौन होना चाहिए, विश्वास पात्र व्यक्ति होना चाहिए, संस्था या फर्म कह सकते हैं दोस्तों। मध्यस्थ, वित्तीय मध्यस्थता की हम बात करें तो वित्तीय मध्यस्थता वह संस्था या फर्म होती है जो जमाकर्ताओं की जमा को स्वीकार करती है और ऋणी व्यक्तियों को ऋण क्या करती है, प्रदान। तो इस मध्यस्थ का काम कौन कर रहा था, आर कर रहा था, जो पी की जमा को स्वीकार करेगा, जमा स्वीकार करने के बाद किसको देगा, जेड को देगा। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि एक सेतु का जो कार्य कर रहे हैं वो सेतु का कार्य कौन कर रहे हैं, आर कर रहे हैं, मध्यस्थ करते हैं। क्या समझे दोस्तों आप? जहाँ तक दोस्तों हम बचत और साख के बारे में हमने पढ़ा, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में आगे पढ़ेंगे दोस्तों।